सरकार ने यूसीसी की ओर पहला कदम बढ़ा दिया है। हेमंत सरकार ने मुस्लिम मैरिज और डिवोर्स एक्ट 1935 को खत्म करने का फैसला लिया है। राज्य में अब सभी शादी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत की जाएगी। सरकार की ओर से कहा गया कि हमारा मानना है कि यह बाल विवाह को खत्म करने की दिशा में भी एक कदम है। असम सरकार ने समान नागरिक कानून की ओर पहला कदम बढ़ा दिया है। हेमंत सरकार ने मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1935 को खत्म करने का फैसला लिया है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। राज्य में अब सभी शादियां और तलाक स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत होगी। कैबिनेट की बैठक के बाद ब्रीफ करते हुए मंत्री जयंत मल्लभराव ने मीडिया को बताया, अब मुस्लिम विवाह और डिवोर्स से जुड़े सभी मामलों के स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत सुलझाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने हाल ही में कहा था कि हम समान नागरिक संहिता की ओर बढ़ रहे हैं। इसी को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। असम मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1935 को निरस्त कर दिया गया है। अब इस एक्ट के तहत कोई भी मुस्लिम विवाह या तलाक रजिस्टर नहीं किया जाएगा। चूँकि हमारे पास एक स्पेशल मैरिज एक्ट है, इसलिए हम चाहते हैं कि सभी मामले उस एक्ट के माध्यम से सुलझाए गए। के प्रदर्शनकारी किसानों ने खनौरी बॉर्डर पर जान गंवाने वाले शुभकरण सिंह का पोस्टमार्टम करवाने से इनकार करते हुए कहा कि पैसा नहीं, इंसाफ चाहिए। किसानों की मांग है कि उसे शाहिद का दर्ज मिले और पोस्टमार्टम बोर्ड बनाकर हरियाणा पुलिस के खिलाफ मामला भी दर्ज किया जाए। एमएसपी की गारंटी समेत कई मांगों को लेकर पंजाब के किसान 12 दिन से धरने पर हैं। इस बीच किसानों ने दिल्ली कूच का प्लान 29 फरवरी तक टाल दिया गया है। ये जानकारी संयुक्त किसान मोर्चा ने दी है। पंजाब के किसान शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। प्रदर्शन के दौरान जान गंवाने वाले किसान शुभकरण सिंह की मौत के बाद प्रदर्शनकारियों में गुस्सा है। वह शुभकरण को शाहिद का दर्ज देने और मुआवजे की मांग कर रहे हैं। 24 फरवरी यानी कि आज शुभकरण सिंह और अन्य 3 शाहिद किसानों की याद में किसान आज कैंडल मार्च निकालेंगे। देश भर में आज कैंडल मार्च का आयोजन किया जाएगा। के उत्तर 24 परगना स्थित संदेशखाली में महिलाओं के यौन शोषण का मामला गरमाया हुआ है। शुक्रवार को भीड़ ने टीएमसी नेता अजित मोहिते के घर पर हमला कर दिया है। इस दौरान गुस्साए लोगों ने उसे चप्पलों से पीटा। इसके अलावा लोगों ने उनकी बाइक और उनके घर की बाहर का हिस्सा तोड़ दिया। आरोप है कि अजित मोहिते अवैध जमीन हड़पने के शामिल था और शाहजहां शेख के साथ मिला हुआ था। हमले की सूचना मिलने के पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को शांत करवाया। इधर संदेशखाली में ही गुस्साए स्थानीय लोगों ने शेख शहजाब के भाई के घर में आग लगा दी। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि शेख शाहजहां के भाई सिराजुद्दीन ने उनकी 142 बीघा जमीन हड़प ली है। यहां पर भी मौके पर पहुंचकर पुलिस ने मामला शांत करवाया। फिलहाल संदेशखाली के 2 थाना क्षेत्रों में धारा 144 लागू कर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। संदेशखाली में जमीन हड़पने व महिला उत्पीड़न के मुख्य आरोपी टीएमसी नेता शेख शाहजहां पर लगभग 100 केस दर्ज हो चुके हैं। उस पर कब्जाई जमीनों पर मछली पालन का अवैध कारोबार करने का आरोप है। আমার একটা আলাঘর ফিশারি ছিল, সেখানে ওরা গিয়ে আগুন দেয়। আগুন দেওয়ার পরে আমি পুলিশ প্রশাসনকে ফোন করি, ওনারা চলে এসে ওনাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে যে বিষয়গুলো কী আছে। ওরা আমার নামে একটা মিথ্যা এবং ভুল তথ্য শোনাচ্ছে। তা সে মতো আমি বারবার বলেছি, যদি মিথ্যা এবং ভুল তথ্য ওরা দিয়ে থাকে তাহলে সরজমিনে প্রশাসন দেখুক, যদি আমি দোষী হই আমাকে অ্যারেস্ট করুক। যদি কারোর জমি নিয়ে থাকি, যদি কারোর জমি লিস্ট টাকা না দিয়ে থাকি, যদি কাউকে আক্রমণ করে থাকি, তার প্রতিফলন যদি আমার উপরে এইভাবে করলে তো হবে না। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে আমি তৃণমূলটা করছি, তৃণমূল করার আক্রমণে আমার এই ঘটনা ঘটিয়েছে। বাড়ি ঘরদোর ভাঙচুর তো করলোই, আমার গাড়িটা ভাঙচুর করলো, আমার স্ত্রীর প্রতি আক্রমণ করলো এবং তাকে মেরেছে। গায়ে তার এখন দাগ আছে। আমার মেয়ে উচ্চ মাধ্যমিক পড়ছে, 2টো ক্লাস তার এখন বাকি আছে পরীক্ষা দেওয়াতে। সে মেয়েও আমার
এখন এতে ভুগছে যে আবার কখন ওরা এসে অ্যাটাক করবে। বিষয়টা এখন পুলিশ প্রশাসন আছে, হয়তো এই মুহূর্তে আসছে না, আগামী দিনে বা পরে ওরা আসলেও আসতে পারে। তার জন্য আমি প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়ে আছি। প্রশাসন যে ব্যবস্থা নেবে সেই ব্যবস্থাতেই আমি। की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दूसरे चरण के आज से शुरुआत होने जा रहा है। राहुल गांधी दूसरे चरण की शुरुआत मुरादाबाद से करेंगे। वहीं यात्रा की तैयारियों में जुटे कांग्रेसियों का उत्साह अब 2 गुना हो गया है, क्योंकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ आज से कार्यकर्ताओं में ऊर्जा के संचार करने के लिए प्रियंका गांधी वड्रा भी जुड़े रहे हैं। न्याय यात्रा मुरादाबाद के जमा मस्जिद चौराहे से शुरू होकर अमरोहा में संभल जनपद जाएगी और आखिरी में अनूप शहर पहुंचेगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वड्रा मुरादाबाद से भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होगी और फतेहपुर सिकरी तक इस यात्रा में साथ रहेगी। पार्टी के अनुसार प्रियंका गांधी मुरादाबाद से यात्रा के साथ जुड़ेगी और फिर अमारा, संभल, बुलंदशहर, अलीगढ़, हथरस और आगरा होते हुए फतेहपुर सिकरी तक साथ रहेगी। प्रियंका गांधी को चंदौली से ही इस यात्रा में शामिल होना था, लेकिन अस्वस्थ होने के चलते वह इसमें शामिल नहीं हो सकी है। एडटेक कंपनी बायजूस के इन्वेस्टर्स कंपनी के फाउंडर सीईओ रविंद्रन बायजू, उनकी पत्नी दिव्या गोकुलनाथ और भाई रिजू रविंद्रन को बोर्ड से हटा दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शुक्रवार को एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में यह फैसला किया गया है। मनी कंट्रोल के सूत्रों के मुताबिक प्रोसेस जनरल, एथलेटिक और पीक एक्सवी जैसे कई ब्लू चिप इन्वेस्टर्स ने ईजीएम में रविंद्रन और उनकी फैमिली को हटाने के लिए वोट किया है। रविंद्रन और उनकी फैमिली ने ईजीएम और वोटिंग को अवैध बताया। लगभग 60% शेयर होल्डिंग वाले निवेशकों ने कंपनी में लीडरशिप और गवर्नेंस में बदलाव के प्रस्तावों को पारित करने के पक्ष में वोट किया। वहीं रविंद्रन और उनकी फैमिली ने ईजीएम और वोटिंग के अवैध बताया। रविंद्रन और उनकी फैमिली इस मीटिंग में शामिल भी नहीं हुए थे। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने भले ही पंजाब में अलग अलग चुनाव लड़ने का ऐलान किया हो, लेकिन राजधानी दिल्ली की सभी 7 सीटों पर गठबंधन लगभग फाइनल हो गया है। दोनों ही पार्टियों की ओर से जल्द ही इसकी आधिकारिक घोषणा की जाएगी। सीट शेयरिंग के फॉर्मूले के तहत सत्तारूढ़ आप यहां की 4 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, जबकि कांग्रेस 3 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार सकती है। बता दें कि शुरुआत में आपने कांग्रेस को केवल 1 सीट ऑफर की थी और उसके जवाब का इंतजार किया जा रहा था। हालांकि आखिरी दौर की बातचीत में 4 से लेकर 3 पर बात लगभग तय हो गई है। सीट शेयरिंग के तहत कांग्रेस के हिस्से में उत्तर पूर्व दिल्ली, चांदनी चौक और उत्तर पश्चिम दिल्ली पर सहमति बनी रही है, जबकि आम आदमी पार्टी नई दिल्ली, पूर्व दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली और दक्षिण दिल्ली सीट से चुनाव लड़ेगी। बता दें कि दिल्ली की सभी 7 सीटों पर पिछले 2 चुनावों से बीजेपी का दबदबा है और यहां के सभी संसद बीजेपी के हैं। कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार को बड़ा झटका लगा है। दरअसल कर्नाटक सरकार ने 1 करोड़ से अधिक राजस्व वाले मंदिरों की आय पर 10% टैक्स वाला विधेयक शुक्रवार को राज्य विधान परिषद में पेश किया था, जिसे खारिज कर दिया गया है। बता दें कि 2 दिन पहले इस विधेयक को राज्य विधानसभा में पारित कर दिया गया है। कर्नाटक में इस विधेयक ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है और बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि वो राज्य में एंटी हिंदू रणनीतियों के अपना रही है। कर्नाटक में विधान परिषद या उच्च सदन में भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की संख्या सत्तारूढ़ सरकार से अधिक है। कांग्रेस के पास 30 एमएलसी है, बीजेपी ने पास 35 एमएलसी है, 8 एमएलसी जज से है और 1 स्वतंत्र उम्मीदवार है। परिषद में 1 सीट खाली है। कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक हिंदू धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्ती संशोधन विधेयक 2024 राज्य विधानसभा पारित किया था, जो राज्य को उन मंदिरों से 10% कर इकट्ठा करने का आदेश देता है जिनका राजस्व 1 करोड़ रुपए से अधिक है और उन मंदिरों से 5% कर प्राप्त करने की अनुमति देता है जिसका राजस्व 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए के बीच है। 30 फरवरी को महाराष्ट्र के लातूर में कई दुकानों में आग लग गई। घटना की सूचना मिलने पर अग्निशमन कर्मियों ने तुरंत घटनास्थल पर कार्रवाई की। आग लगने के कारणों की अभी भी जांच की जा रही है और फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। राजा
गाड़ी कब से आ रही है? गाड़ी जल्दी आ, बोलना उसको। ईरान की इस कार्रवाई से दोनों देशों में तनाव फिर से बढ़ सकता है। गौरतलब है कि बीते दिनों ही ईरान ने पाकिस्तान की सीमा में हवाई हमला किया था, जिसके बाद पाकिस्तान ने भी ईरान के खिलाफ जवाबी हमला किया था। ईरान ने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर एक बार फिर से हमला किया है। ईरानी मीडिया के अनुसार इस बार ईरान में जमीनी हमला किया है और आतंकी संगठन जैश अल अदल के शीर्ष कमांडर को ढेर कर दिया है। गौरतलब है कि बीते दोनों ही ईरान ने पाकिस्तान की सीमा का हवाई हमला किया था, जिसके बाद पाकिस्तान ने भी ईरान के खिलाफ जवाबी हमला किया था। इससे दोनों देशों में तनाव बढ़ गया था। जैश अल अदल के शीर्ष कमांडर को किया ढेर है। पुलिस भर्ती पेपर लीक का मामला अब गहराता जा रहा है। 18 फरवरी को हुई इस परीक्षा में एक नकलची व्हाट्सएप पर मिले थे। सवालों के जवाब उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के 18 फरवरी को आयोजित परीक्षा के दौरान कृष्णा नगर स्थित एक स्कूल में परीक्षार्थी सच अमन कुमार के पास मिली सवालों के जवाब की पर्ची से पेपर लीक होने की आशंका जताई रही है। FIR दर्ज कराने वाले इंस्पेक्टर ने भी तहरीर के सुनियोजित तरीके से पेपर लीक होने की बात लिखी है। वही परीक्षार्थियों के सवालों के जवाब व्हाट्सएप पर भेजने वाले आरोपी नीरज को अब तक पुलिस नहीं पकड़ सकी है। आरोपी नीरज को प्रश्नों की जानकारी कहां से मिली, यह अहम सवाल अभी तक अनसुलझा है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के लिए 18 फरवरी को आयोजित परीक्षा के दौरान कृष्णा नगर स्थित एक स्कूल में परीक्षार्थी सच अमन कुमार के पास मिली सवालों के जवाब की पर्ची से पेपर लीक होने की आशंका जताई जा रही है। FIR दर्ज कराने वाले इंस्पेक्टर ने भी तहरीर में सुनियोजित तरीके से पेपर लीक होने की बात लिखी है। वही परीक्षार्थी को सवालों का जवाब व्हाट्सएप पर भेजने वाले आरोपी नीरज को अब तक पुलिस नहीं पकड़ सकी है। आरोपी नीरज को प्रश्नों की जानकारी कहां से मिली, यह अहम सवाल अभी तक अनसुलझा है।